तो शीत युद्ध बेसिकली हम देखते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद दो बड़ी महाशक्तियां उभरी। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम यूएसए बोलते हैं, दूसरा आपका सोवियत संघ जिसे हम यूएसएसआर बोलते हैं। ये दो बड़ी महाशक्तियां उभरी और इन दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, ये एक प्रतिस्पर्धा हो गई या एक लड़ाई चल गई या एक सोच चली गई कि भाई मेरे को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना है। इस होड़ के कारण ही इन दोनों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बन गई, एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव आ गया, मतलब दुश्मनी की बात आ गई। लेकिन इसी बात ने कभी इनके बीच में युद्ध नहीं होने दिया, जिसके कारण इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। देखो दोस्तों, शीत युद्ध में बेसिकली हम देखते हैं कि इसमें हमें सैनिक प्रतिस्पर्धा, मतलब सैनिक रूप से अमेरिका सोवियत संघ से ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था सैनिक के मामले में। दूसरी बात, अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे की जासूसी कर रहे थे कि कौन क्या हथियार बना रहा है, कौन कैसे विकास करने में आगे बढ़ रहा है, मेरे को उसको पीछे छोड़ना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शीत युद्ध जो था कुल मिलाकर एक और इसकी परिभाषाएं दी जाती है, जो शीत युद्ध जिसको कहते हैं शीत युद्ध के अर्थ के रूप में, कि जो शीत युद्ध है वो विचारात्मक लड़ाई थी। विचारात्मक लड़ाई का मतलब क्या होता है? विचारात्मक लड़ाई का दोस्तों मतलब सिंपल सा यही फंडा होता है, यही मीनिंग होता है कि शीत युद्ध कोई एक वैसा युद्ध नहीं था जैसे कि भाई प्रथम विश्व युद्ध हमने देखा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जहाँ हमने देखा कि शीत युद्ध जो था वो दूसरे विश्व युद्ध की तरह हो, या अन्य हॉलैंड का युद्ध हो गया, आपका नैरोबी का युद्ध हो गया, दुनिया भर के आपके युद्ध देंगे। आप किसी भी युद्ध को देखते हैं तो ये शीत युद्ध अन्य युद्ध से इस प्रकार अलग था क्योंकि इसके अंदर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों सामने सामने नहीं लड़ रहे थे। इसमें बेसिकली ये था कि ये विचारधारा की लड़ाई थी कि अमेरिका का पूंजीवाद दुनिया का बेहतर विकास का विकल्प बनेगा, या सोवियत संघ का जो साम्यवाद है वो दुनिया में विकास का बेहतर विकल्प बनेगा। दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से अलग थी। कैसे अलग थी? अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवाद थी, वो लोगों को निजीकरण, निजी अधिकारों के बारे में बताती है। वही साम्यवाद जो है कि वहाँ जहाँ सब कुछ सरकार का होता है, ऐसी शासन व्यवस्था का फेवर वो करती है। तो हमने ये जाना कि अब तक शीत युद्ध क्या था, बेसिकली क्या बात निकल के आई। शीत युद्ध में यही बात निकल के आती है कि ये एक विचारात्मक लड़ाई थी जिसमें एक तरफ अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद थी और दूसरी तरफ सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद थी। और इसके बाद हमने ये भी जाना शीत युद्ध के अंदर ही कि शीत युद्ध ना केवल एक हमारा हथियारों की होड़, प्रतिस्पर्धा देशों के बीच में, ये क्या था, एक दूसरे से संबंध खराब होने के कारण भी ये युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में और भी देशों के जो लोग हैं, विद्वान हैं, उन्होंने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। जैसा बेसिकली हम बात करते हैं, सबसे पहले हम अपने देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, हम इसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा शीत युद्ध क्या है कि एक शक्ति संतुलन की अवधारणा है। मतलब इसमें दो विचारधारा कि दोनों के बीच में क्या था, आपसी संघर्ष को हमने देखा कि ये कभी युद्ध नहीं करती, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो इसका संघर्ष है वो संघर्ष जो है वो जारी लगातार रहता है। वहीं जो आपके दूसरे राइटर है जिनका नाम है जॉन फॉस्टर, वो कहते हैं कि शीत युद्ध एक विचारात्मक लड़ाई थी। साथ ही साथ ये क्या था कि ये एक धर्म युद्ध था, अच्छाई का बुराई के खिलाफ, सत्य का असत्य के खिलाफ, यानी गलत के खिलाफ। शीत युद्ध की प्रकृति है दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका भूमि का जो इंट्रो है वो वैसे ही बहुत वास्ट हो जाएगा। कैसे वास्ट हो जाएगा? क्योंकि पहले आपको इसका अर्थ बताना है। अर्थ भी आप दो प्रकार से बता रहे हो कि भैया एक ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध नहीं होता, कोई खून खराबा नहीं होता, लेकिन तनाव बना रहता है। दूसरी बात विचारधारा की लड़ाई, फिर दो परिभाषाएं आपने और बता दी। तो आपका इंट्रो ठीक ठाक हो गया क्योंकि 35 मिनट में आपको एक आंसर खत्म करना है। तो हम ये बात करेंगे कि शीत युद्ध जो हुआ उसका क्या कारण था। सबसे मेनली एक कारण बताया जाता है, इसे बोलते हैं ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में क्या है कि 1917 में जो रूस में साम्यवादी क्रांति हुई उसके बाद आपका सोवियत संघ बनता है, और जो सोवियत संघ बनता है उसकी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा थी। तो अमेरिका को और उसके जो सहयोगी देश हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि हमारी जो विचारधारा पूंजीवादी है, जो अमेरिका की विचारधारा या पश्चिम के देशों की विचारधारा पूंजीवादी थी, उसको अब टक्कर देने के लिए एक दूसरी विचारधारा आ गई थी। इस कारण से जो पूंजीवादी समर्थक देश थे उन्होंने शुरू से ही साम्यवाद को हराना गिराना इसके बारे में सोचा था कि कैसे न कैसे करके हम इसको हटा दें। आगे बात करते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपका है दूरते मोर्चे का प्रश्न। जो दूरते मोर्चे का प्रश्न है ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं।
देखो दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था तो जर्मनी ने सोवियत संघ पर बड़ा भीषण हमला कर रखा था और जो सोवियत संघ है उसके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे। जो सोवियत संघ का जो नेता था जिसका नाम था स्टालिन, वो चाहते थे कि वो मित्र राष्ट्र में है तो ब्रिटेन और फ्रांस उनकी मदद करे। लेकिन क्या होता है कि ब्रिटेन और फ्रांस है वो दोनों पता होते हुए भी वो उसकी मदद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी साम्यवादी विचारधारा है। हिटलर से पंगा लेने का एक मतलब ये भी था कि भैया अपने हथियारों को, दूसरी बात अपने सैनिकों को, तीसरी बात अपने धन की भी हानि करो। तो वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि इससे क्या होगा कि सोवियत संघ अगर जर्मनी को मार देगा तो जर्मनी से उनका पत्ता साफ हो जाएगा, मानी जर्मनी उसका एक दुश्मन था, दुश्मन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर सोवियत संघ ही मर गया तो सोवियत संघ यानी खत्म हो गया, मर गया का मतलब ये है। तो हमारा एक जो विचारात्मक लड़ाई जो हो रही है उसकी विचारधारा अलग है, तो ये भी, इससे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। अगली बात है दोस्तों, युद्ध के उद्देश्यों में अंतर। युद्ध के उद्देश्य में कैसे अंतर था कि भाई अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में अंतर दिखाई देता था। जो सोवियत संघ था वो चाहता था कि जो जर्मनी है या और प्रदेशों में क्या है कि भाई साम्यवाद फैले, लेकिन वहीं अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका ये चाहता था कि भाई मेरा पूंजीवाद वो दुनिया में शक्तिशाली हो। इसीलिए दोनों की जो उद्देश्य थे युद्ध के लिए वो थोड़े अलग अलग थे। उद्देश्य अलग होने के कारण इनके बीच में वैचारिक मतभेद हो जाता है और ये एक शीत युद्ध को बनाने का एक कारण बन जाता है। इसके अलावा है दोस्तों अगला पॉइंट, सोवियत संघ द्वारा याल्टा सम्मेलन की अवहेलना। अभी याल्टा सम्मेलन क्या था मैं आपको बता दूं कि ये 1945 में, एक तो आपका रूजवेल्ट, चर्चिल, रूजवेल्ट जो है आपका फ्रांस का है, चर्चिल जो है ये आपका ब्रिटेन का है और जो स्टालिन है ये सोवियत संघ का है। इन तीनों ने आपस में समझौते किए और ये कहा कि पोलैंड में सोवियत संघ की जो शासन व्यवस्था है उसको जगह मिल जाएगी। इसके अलावा जो पश्चिमी देश है उसमें इंग्लैंड का शासन माना जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि कुछ समझौते किए थे जिसके बाद कि भाई इनके बीच में कभी मतभेद ना हो। लेकिन क्या होता है आगे चल के जब युद्ध खत्म हो जाता है, समझौते को निभाने की बारी आती है, तो जो सोवियत संघ होता है वो मना कर देता है। वो सीधा कह देता है कि भैया मैं पोलैंड को आज़ाद नहीं करूँगा। तो सोवियत संघ ने याल्टा सम्मेलन में जो बातें उठी थी उसकी अवहेलना करी, जिसके कारण क्या होता है कि जो शीत युद्ध है वो बढ़ता है या शीत युद्ध के होने का कारण एक बन जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जैसे ही आए, आपके एग्जाम नियर है जिसके कारण उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले और आप इसका पूरा का पूरा लाभ उठाएं। बात करते हैं दोस्तों आगे कि भाई अगला पॉइंट आपका ये आएगा, सोवियत संघ का बाल्कन में अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब होता है हमला करना। तो सोवियत संघ क्या कर रहा है? बाल्कन क्षेत्र में अपना अतिक्रमण कर रहा है। ये कब की बात है? ये 1944 की बात है, जब चर्चिल कहाँ का था? ब्रिटेन का था। तो उसने क्या किया, सोवियत संघ को ये कहा गया जाता है कि भाई जो पूर्वी यूरोप है ये तुम्हारा है, जो पश्चिमी यूरोप है हमारा है। लेकिन फिर भी सोवियत संघ ने क्या किया कि पश्चिमी प्रदेश जो था उसमें आने वाला बाल्कन प्रदेश था, उस पर क्या किया कि उस पर कब्जे करने की कोशिश की। और वहाँ पर क्या है कि तानाशाही यानी जो साम्यवादी शासन व्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया। ये चीज़ आपके ब्रिटेन को, अमेरिका को या और उसके सहयोगी दल है उनको पसंद नहीं आती, जिसके कारण इसका विरोध किया जाता है और ये भी एक कारण बनता है शीत युद्ध के बढ़ावे का। अगला कारण के बारे में, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि क्या पॉइंट था दोस्तों जिसके कारण शीत युद्ध और बढ़ा। तो ईरान में सोवियत संघ की सेना ना हटाया जाना। अभी देखो ईरान जो प्रदेश था ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उस समय सोवियत संघ ने ईरान की सुरक्षा को ध्यान में रखकर क्या किया था कि अपनी सेना लगा दी थी। लेकिन क्या होता है कि जब युद्ध खत्म हो जाता है, जब समझौते सारे हो जाते हैं, उसके बाद भी सोवियत संघ अपनी सेना जब हटाने से इनकार कर देता है तो अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है कि भैया जो भी वहाँ पर सेना लगाई गई है ईरान में, इस सेना को वो हटा दिया जाए। लेकिन सोवियत संघ ऐसा करने को राजी नहीं, जिसके कारण दोनों के बीच में और तनाव बढ़ता है। अगला पॉइंट है आपका यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। अब ये यूनान प्रदेश है, आपने सुना होगा, एथेंस इसकी राजधानी। जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास तक पढ़ा होगा तो उन्हें पता चला होगा कि जो यूनान है इस प्रदेश में भी क्या होता है कि ब्रिटेन का अधिकार होता है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन कमजोर हो जाता है तो क्या करता है, इसको धीरे धीरे आज़ाद करने लगता है, मुक्त करने लगता है। जो भी ब्रिटेन के सैनिक अड्डे होते हैं यूनान में उसको धीरे धीरे खत्म करने लगता है। लेकिन साम्यवादी शासन व्यवस्था ऐसा नहीं करती, जिसके कारण ब्रिटेन को ये बात बुरी लगती है और शीत युद्ध के बढ़ावे में ये भी एक कारण उत्तरदायी रहता है।
आगे बात करते हैं दोस्तों अणु बम का आविष्कार। जो अणु बम के आविष्कार का पता आपको देखो फ्रांस को और ब्रिटेन को पहले से था कि अमेरिका ने अणु बम बना लिया है, लेकिन जब वो आपका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जब वो गिराए जा रहे थे तो उस समय मित्र राष्ट्र का सदस्य होने के बावजूद भी सोवियत संघ को इस बारे में कोई भी बात पता नहीं थी। जो चीज़ जिसको अच्छी नहीं लगती, जिसके कारण ये क्या करता है, सोवियत संघ का विरोध भी, जो सोवियत संघ है वो अमेरिका का विरोध भी करता है, और इसी कारण से ये क्या होता है, दोनों के बीच में मतभेद और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट इसके बारे में बात करेंगे, इसके बाद निष्कर्ष लिखना होगा, क्योंकि आपका आंसर जो होगा वो दोस्तों बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। वास्ट का मतलब बड़ा हो जाएगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, कमेंट करेंगे ताकि हम आपकी और भी मदद कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपने आखिरी पॉइंट के बारे में, इसका निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आंसर का हर वीडियो में बताता हूँ सबसे मेन पहलू होता है, उसके बगैर आपका आंसर अधूरा होता है एक तरीके से। तो सोवियत संघ ने क्या किया, अमेरिका के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया। दुष्प्रचार करने का मतलब है कि अमेरिका के खिलाफ जो है क्या है, अपनी प्रजा में या और देशों में जहर घोलनी शुरू कर दी, कि उसकी बुराई, उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया। और यही क्रम आपका अमेरिका भी दोहराता है। अमेरिका भी सोवियत संघ की बुराई करने में पीछे नहीं हटता, जिसके कारण दोनों के संबंध आगे चल के बिगड़ते चले जाते, और एक समय ऐसा आता है कि दोनों के बीच में शीत युद्ध शुरू हो जाता है। अगली बात आती है जो बर्लिन की नाकेबंदी। अब ये बर्लिन की नाकेबंदी क्या थी कि ये ब्रिटेन जो है और जो फ्रांस है और जो अमेरिका, ये तीन तो एक तरफ हो गए, लेकिन एक तरफ आपको सोवियत संघ रह गया। तो सोवियत संघ ने क्या किया कि भाई अपनी नाकेबंदी की गई, ताकि यहाँ प्रदेश के लोग वहाँ ना जा सके, वहाँ के प्रदेश के लोग यहाँ ना आ सके, सीमा के लिए। लेकिन जब ये सीमा के लिए किया गया तो जो अमेरिका था या उसके जो सहयोगी दल थे वो क्या करते थे कि दूसरे देशों को मदद करते थे या दूसरे क्षेत्रों को मदद, लेकिन इस बर्लिन की नाकेबंदी से अब उनको जाने में बाधा हो रही थी। इसके कारण ही इसको क्या कहते हैं कि बर्लिन की नाकेबंदी। इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है दोस्तों। निष्कर्ष कैसे लिखेंगे कि हमारा क्वेश्चन बेसिकली यही था कि शीत युद्ध क्या है, तो हमें ये बताना है कि शीत युद्ध क्या था, कि एक तनावपूर्ण स्थिति थी। दूसरी बात, इसके होने के क्या कारण थे, तो इसके कई कारण थे। कई कारणों में ये होता है कि शीत युद्ध आज भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कई देशों के बीच में ये मतभेद लगे रहता है कि कभी भी उनके बीच में जो युद्ध है ये हो सकता है। इस तरीके से आप इसका निष्कर्ष पूरा कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूँगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इसी प्रकार मुझे अपना प्यार देते रहिए और भाई बहनों को भी क्या हमारी वीडियो जो है शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।